नमस्कार दोस्तों, आज 11 अगस्त 2020 टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, जहां पर कांग्रेस ने मार ली है बाजी और बेहद बड़ी खुशखबरी कांग्रेस पार्टी के लिए आ रही है। सियासी संकट यहां पर अब थमता नजर आ रहा है और इसी के साथ भाजपा के सपनों पर फिर गया है पानी। ऑपरेशन लोटस हो गया है पूरी तरह से फेल और सत्ता के सपने हो गए हैं भाजपा के ढेर। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला का हमेशा की तरह कोरोना वॉरियर्स के साथ भी विश्वासघात किया गया। और तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह ने की रेलवे के फर्जी भर्ती मामले के जांच कराने की मांग। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी रहने से खुश हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या भाजपा ने जबरदस्ती यहाँ पर सत्ता कब्जा में लेने की कोशिश की थी। हाँ या ना में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ऑपरेशन लोटस फेल, सत्ता के सपने ढेर। अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी को आईना दिखाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। इसके साथ ही राजस्थान में बीजेपी के सत्ता के सपने भी ढेर हो गए हैं। सचिन पायलट खेमे के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भंवर लाल शर्मा ने आज सीएम गहलोत से मुलाकात की और करीब पौने घंटे तक उनसे चर्चा की। इसके बाद उन्होंने प्रेस को बताया कि सीएम गहलोत के साथ बातचीत सकारात्मक रही और अब कांग्रेस परिवार में कोई विवाद नहीं है। याद रहे, करीब एक माह पहले राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने सीएम गहलोत से बगावत कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर अपना सियासी हित साध रही थी। पायलट खेमे के 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों के अलग हो जाने के बावजूद पहले दिन से बहुमत सीएम अशोक गहलोत के साथ ही था। लिहाजा धीरे धीरे यह साफ हो गया कि सीएम गहलोत को हटाना संभव नहीं है। हालांकि बीएसपी के 6 विधायक जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी को भी सियासी गणित से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन सारे अभियान की हवा तब निकल गई जब यह साफ हो गया कि पायलट खेमे के विधायक बढ़ेंगे नहीं, कम ही होंगे। सबसे तगड़ा झटका तो बीजेपी को तब लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 दिन पहले अचानक दिल्ली पहुंची और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके अपनी बात साफ साफ कह दी। कांग्रेस की सियासी कमजोर कड़ियां तलाशने वाली बीजेपी को अचानक एहसास हुआ कि हो सकता है उनके कुछ विधायक भी इधर उधर हो जाएं, इसलिए उन्हें गुजरात भेजना शुरू किया। करीब 1.5 दर्जन विधायकों को तो भेजा गया, लेकिन कई विधायकों ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। खबरें हैं कि विधायकों को मध्य प्रदेश और गुजरात भेजने में बीजेपी नाकामयाब रही। बीजेपी ने तय किया कि सभी विधायकों को जयपुर के क्राउन प्लाजा होटल में ही 11 अगस्त से रखा जाए। खबरों की माने तो बीजेपी की हालत तब खराब हो गई जब वसुंधरा समर्थक विधायकों को बीजेपी गुजरात और मध्य प्रदेश भेजना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। रविवार को भी दिन भर जयपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर खड़ा रहा, मगर वसुंधरा समर्थक विधायकों ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि हम पर बेवजह लोग शक करेंगे। जिस तरह पायलट खेमे की गणित गड़बड़ाई तो बीजेपी ने सियासी पर्दा कर लिया, वैसे ही बीजेपी की सियासी हालत देखकर पायलट गुट ने भी लौट आने में राजनीतिक भलाई समझी। इसके साथ ही एक बार फिर यह साफ हो गया कि कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी में वसुंधरा राजे को राजनीतिक तौर पर मात देना आसान नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार ने हमेशा की तरह कोरोना वॉरियर्स के साथ भी विश्वासघात किया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी लॉकडाउन के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार कोरोना वॉरियर्स की मदद नहीं कर रही है, सरकार ने हमेशा की तरह उनके साथ भी विश्वासघात किया है। ये है मामला। कोरोना वायरस की चपेट में अभी तक हजारों स्वास्थ्यकर्मी आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अभी तक 18 राज्यों से 196 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। इसी जानकारी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली बजाकर जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सहायता करने से हाथ खींचकर हमेशा की तरह विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा, सम्मान और सुविधाएं देनी ही होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह ने की रेलवे की फर्जी भर्ती मामले की जांच की मांग। जी हां दोस्तों, एक निजी कंपनी द्वारा रेलवे के 5284 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन देकर 5 राज्यों के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। रेल मंत्रालय द्वारा इस भर्ती को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रेलवे की इस फर्जी भर्ती मामले की जाँच की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना संकट काल में हर कोई इस आपदा में अवसर निकालकर लोगों को ठग रहे हैं। रेल मंत्रालय को
तत्काल इसकी जांच के आदेश देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जो युवा ठगे गए हैं उन्हें उनकी राशि वापस करवाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने देवाशीष जरारिया के उस ट्वीट को भी साझा किया है जिसमें उन्होंने यह मामला उठाया था। उन्होंने इस मामले को उजागर करने के लिए देवाशीष को बधाई दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नियमित ट्रेनें बंद होने को लेकर अटकलों का दौर, रेलवे ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, देश में लॉकडाउन लागू होने पर भारतीय रेल ने अपनी नियमित टाइम टेबल गाड़ियों का चलना 12 अगस्त तक बंद कर दिया था, लेकिन अब अटकलें हैं कि इन ट्रेनों को अब 30 सितंबर तक बंद कर दिया है। लेकिन रेलवे ने अब इसको लेकर सफाई दी है। उसका कहना है कि ऐसी कोई सूचना अभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुई है। भारतीय रेल ने इससे पहले 12 अगस्त तक की नियमित टाइम टेबल गाड़ियों को कैंसिल कर टिकटों की राशि रिफंड की थी। पुराने टाइम टेबल के अनुसार चलने वाली नियमित गाड़ियों को कोरोना वायरस की वजह से वर्तमान स्थिति में चलाना संभव नहीं है। रेलवे के इस निर्णय से वर्तमान में चलने वाली स्पेशल यात्री गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद भारतीय रेल द्वारा जो 115 जोड़ी स्पेशल यात्री गाड़ियां शुरू की हैं वे चलती रहेंगी। परिस्थितियों का आकलन करने के बाद स्पेशल यात्री गाड़ियों को चलाने का निर्णय किया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक रेलवे भविष्य में परिस्थितियों को नजर में रखते हुए नियमित समय सारणी गाड़ियों को चलाने पर फैसला लेगा। वर्तमान में स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस समेत 200 अन्य प्रमुख ट्रेनें चल रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में भयंकर बेरोजगारी, आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं लोग, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी की वजह से लोग आत्महत्या को मजबूर हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, हर साल इन्वेस्टर समिट में MOU साइन होते हैं, करोड़ों लगाकर इन समिट में ये काम कागजी शेर बनने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है और आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने MOU धरातल पर उतरे, कितने युवाओं को रोजगार मिला। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रियंका गांधी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा को लेकर यूपी सरकार पर सवाल खड़ा कर चुकी हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, NDA से बगावत के मूड में पासवान की लोजपा। चिराग पासवान बोले, सभी 243 सीटों पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। जी हां दोस्तों, बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस बीच द इंडियन एक्सप्रेस के और ने LJP अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की कि क्यों बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्रदेश के CM नीतीश कुमार कोरोना वायरस महामारी से ठीक तरह से निपटने में कामयाब नहीं रहे। जूनियर पासवान का मानना है कि अगली सरकार में सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम की आवश्यकता है। उनसे पूछे गए सवालों के कुछ अंश, आप चुनाव टालने की सलाह क्यों दे रहे हैं? क्या जमीनी स्तर से कोई प्रतिक्रिया मिली है? आखिर में चुनाव आयोग को ही कोई फैसला लेना है। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा कि ये हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम चुनाव आयोग को सही स्थिति दिखाने के लिए जनता के संपर्क में हैं। यही कारण है कि हमने लिखित में दिया है कि एक बड़ी आबादी को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद मतदान होने तक 4 से 6 सप्ताह तक चुनाव प्रचार होता है, नुक्कड़ सभाएं, रैलियां होती हैं। ये सब सामाजिक दूरी के साथ कैसे हो सकता है? मेरी से समझ से परे है। हर जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहता है। अगर उस कोशिश में वो सामाजिक दूरी का पालन किए बिना रैली करता है तो ये एक गलती होगी। आप एक बड़ी आबादी को खतरे में डाल दोगे। आप जानबूझकर लोगों को मौत को मुंह में नहीं डाल सकते हैं। क्या आपने अपने सहयोगी दलों से बात की है? हाँ, मैंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से बात की है। मैंने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बिहार अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तुमसे क्या कहा? JDU ने कहा है कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं और विपक्ष इससे भाग रहा है। कोई चुनाव से नहीं कतरा रहा। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी सभी 243 सीटों पर 100% तैयार है। मगर हाँ, हमारी अपनी चिंताएँ हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में 100 से ज़्यादा DSP के तबादले पर सियासी बयानबाजी, अखिलेश बोले ये ना समझी है। जी हां दोस्तों, एक ही जिले में लंबे समय से तैनात 111 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक डिप्टी SP के दूर दूर तबादले करना शासन की अपरिपक्वता व संवेदनहीनता को दर्शाता है। अखिलेश ने आगे कहा कि नए शहर को समझने में
समय लगता है। साथ ही शिक्षा सत्र के मध्य तबादले की समस्या परिजन समझते हैं। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था एनकाउंटर व तबादले की नीति से नहीं चलती। बता दें कि योगी सरकार ने रविवार रात लंबे समय से एक ही जिले में तैनात 111 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें लखनऊ कमिश्नरेट के आधा दर्जन से अधिक पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं जो सहायक पुलिस आयुक्त पद पर तैनात थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, देश की इकोनॉमी को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को दिए 3 टिप्स। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। महामारी के शुरू होने के पहले ही देश के कई सेक्टर जैसे ऑटो सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और एनबीएफसी इस मुश्किल से गुजर रहे थे। लेकिन अब महामारी के बाद यह समस्या आम जनता के रोजगार और आर्थिक क्षमता को प्रभावित करने के स्तर तक गहरा गई है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बाजार में पैसे डाले हैं और कई उद्योगों को आर्थिक सहायता दे रही है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि सरकार को अगले कुछ सालों तक अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने बीबीसी के साथ बातचीत में सरकार के लिए 3 बड़े कदम उठाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे और उनको प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देकर उनके खर्च करने की क्षमता को बनाए रखा जाए। उनका दूसरा सुझाव यह है कि सरकार को सरकारी क्रेडिट गारंटी कार्यक्रमों के जरिए व्यापार और उद्योगों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरा काम यह करना होगा कि उसे फाइनेंशियल सेक्टर में संस्थागत स्वायत्तता और प्रक्रियाओं के जरिए सुधार लाना होगा। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इसे इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन देश में एक लंबे समय से एक गहरा आर्थिक संकट आना निश्चित था। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि कोविड-19 के चलते घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो सकती है। बीते गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने आशंका जताई थी कि कोविड-19 महामारी का संक्रमण लंबे समय तक खींचा तो उससे घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत और पतली हो सकती है। उन्होंने कहा था कि महामारी पर पहले काबू पा लिया गया होता तो उसका अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके ज्यादा लंबा खींचने, मानसून सामान्य रहने का अनुमान सही न निकलने और वैश्विक वित्तीय बाजार में उठापटक बढ़ने की स्थिति में घरेलू अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मित्रों के लिए क्या क्या करती आ रही भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का एक और वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पर्यावरण प्रभाव आकलन के मसौदे को लेकर सोमवार 10 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा और कहा कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। केरल के वायनाड से सांसद ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि EIA 2020 मसौदे का मकसद देश की लूट है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, यह एक और खौफनाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट बूट वाले मित्रों के लिए क्या क्या करती आ रही है। राहुल गांधी ने कहा, देश की लूट और पर्यावरण की तबाही को रोकने के लिए EIA 2020 का मसौदा वापस लिया जाना चाहिए। राहुल ने इससे पहले रविवार को भी लोगों से अपील की थी कि वे नए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA 2020 मसौदे के खिलाफ प्रदर्शन करें, क्योंकि यह खतरनाक है और अगर अधिसूचित होता है तो इसके दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी होंगे। राहुल गांधी के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा लिखते हैं, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, मगर मुकेश अंबानी मोदी राज में दुनिया के चौथे अमीर शख्स बन गए हैं। यह सोचने का वक्त है कि मोदी क्या वाकई में गरीबों के लिए सोचते हैं या सिर्फ अंबानी, अडानी, रामदेव जैसे अरबपति उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी से मुकाबले के लिए मायावती की सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मण दलित गठजोड़ पर जोर। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती 8 साल से यूपी की सत्ता से बाहर हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलित और ब्राह्मणों के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से सत्ता में वापसी की थी, लेकिन इसके बाद उनका चुनावी दाव नहीं चला। अब मायावती एक बार फिर दलित और ब्राह्मणों के अपने पुराने गठजोड़ पर भरोसा करती दिख रही हैं। मायावती ने परशुराम को राजनीति के अखाड़े में लाकर ये साफ कर दिया है। मायावती के मुताबिक 2022 में अगर उनकी सरकार बनी तो वो परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाएंगी। अस्पताल और पार्कों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। वहीं परशुराम की मूर्ति बनाने का एक वादा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किया है। मायावती अखिलेश पर बरस रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो एक हाथ से ब्राह्मणों को साध रही हैं तो दूसरे हाथ से दलितों में अपनी खोई अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश करती दिख रही हैं। उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान दलितों को सम्मान न मिलने का दांव चला। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास किया तो अच्छा होता अगर वो उस समय दलित समाज से जुड़े देश के राष्ट्रपति को भी साथ में ले जाते। कुछ दलित संत भी चिल्लाते रहे कि हमें नहीं बुलाया गया, उन्हें नहीं बुलाने पर राष्ट्रपति को बुला लेते तो अच्छा संदेश जाता।
2007 में ब्राह्मणों और दलितों के गठजोड़ के साथ आखिरी बार सत्ता में काबिज होने वाली मायावती अब एक बार फिर अपने परखे हुए चुनावी गणित की बिसात बिछाते हुए देखी जा रही हैं। हालांकि दलितों ने 2012 में मायावती को नकार दिया, 2014 लोकसभा चुनाव में भी भाव नहीं दिया और 2017 में भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती को अपने दलित वोट बैंक पर हद से ज्यादा भरोसा रहा, लेकिन ब्राह्मणों का मायावती से मोह भंग हो चुका था। इसकी काट निकालने के लिए मायावती को दलित और मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। अब वो एक बार फिर दलित और ब्राह्मणों गठजोड़ को साधने की कोशिश कर रही हैं। उधर बीजेपी ने बीएसपी और एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अब परशुराम के नाम पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब ना देखें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CAA NRC के खिलाफ 15 अगस्त से दोबारा आंदोलन शुरू करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुए एंटी CAA और NRC प्रोटेस्ट को फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा शनिवार को अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन की धार फिर से तेज करने को लेकर तैयारी चल रही है। महमूद प्राचा ने कहा कि भारत सरकार की अनलॉक स्टेज काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। हर प्रकार की गतिविधि को सरकार अनुमति दे रही है। ऐसे में 15 अगस्त से फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर सकते हैं। महमूद प्राचा ने CAA और NRC के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ से निमंत्रण और डिमांड आ रही थी कि वे यहां आए, क्योंकि जो संविधान बचाने का आंदोलन चल रहा था उसे और लॉकडाउन के चलते रोक दिया गया था। अब कोरोना वायरस की अनलॉक प्रक्रिया बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने भी अनलॉक गाइडलाइन जारी कर दी है। पूरे देश में अनलॉक गाइडलाइन जारी हो रही है। इसके तहत हर प्रकार की गतिविधि को शुरू करने के लिए सरकार खुद बढ़ावा दे रही है, लिहाजा आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। आंदोलन की तैयारियों पर चल रही बात दूसरी एक अहम वजह है कि मुहर्रम के लिए जो मुस्लिम समुदाय में धार्मिक गतिविधियों किस प्रकार से कानूनी दायरे में रहकर पूरा किया जा सके, इसके लिए सभी लोगों को बताया जाएगा। अगर इन्हें कोई गलत तरीके से प्रताड़ित करे तो उसे कैसे बचा जाए, इसके लिए भी उन्हें बताया जाएगा। साथ ही आप सब लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी में इजाज़त दी थी रथ यात्रा निकालने की। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी वह बाकी धर्म समुदाय की गतिविधियों के लिए लागू होती है और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के आसपास से दोबारा संविधान बचाओ आंदोलन शुरू होगा इंशाअल्लाह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कांग्रेस में वापसी के दिए संकेत, जल्द ही हो सकती है राहुल गांधी से मुलाकात। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट का मोह अभी भी कांग्रेस के लिए बरकरार है। यही कारण है कि सचिन पायलट अभी तक इसी फिराक में है कि कांग्रेस हाईकमान से उन्हें किसी भी तरह से वापसी की उम्मीद दिखे और वो लौट पाएं। लेकिन पायलट ने कई दिनों तक इंतजार करने के बाद अब खुद अपनी तरफ से कांग्रेस हाईकमान से मिलने का प्रयास किया है। खबर है कि सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है, जिसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। तय नहीं तारीख। सूत्रों की माने तो अभी तक राहुल गांधी मुलाकात करने को लेकर कोई समय नहीं बताया है, ना ही तारीख बताई है, जबकि अभी हाल फिलहाल सचिन पायलट और उनके समर्थित अन्य विधायक कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से सीधे जुड़े हुए हैं। वहीं ये भी खबर मिल रही है कि 14 अगस्त से पहले सचिन पायलट कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे मिल रहे थे संकेत। ज्ञात है कि रविवार को जैसलमेर के एक होटल में विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें विधायकों ने पायलट एंड कैंप के लिए कांग्रेस की तरफ से दरवाजा बिल्कुल बंद करने के सुझाव दिए थे। लेकिन इस बीच कई नेताओं ने वापसी के लिए सुलह कर लेने की भी बात कही है। वहीं CWC के मेंबर रघुवीर मीणा ने कहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के पक्ष में बागी विधायक वोट करते हैं तो उन्हें माफ किया जा सकेगा। इसी बयान को सुलह की शुरुआत से जोड़कर अब देखा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर उन्होंने स्वयं ट्वीट करके दी है। उन्होंने इसके अलावा कहा है कि पिछले एक हफ्ते में मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वह भी खुद को आइसोलेट कर लें और कोरोना जाँच करा लें। 84 वर्ष है उम्र। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि इस बार अस्पताल जाने की प्रक्रिया अलग होगी, क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। बता दें, प्रणब मुखर्जी की उम्र वर्तमान में 84 साल है और वह 2012 से 2017 तक भारत की राष्ट्रपति की कमान संभाल चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, कोरोना के चलते बढ़ा कार्यकाल। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। पार्टी का कहना है कि कोरोना के चलते चुनाव न हो पाने की वजह से कार्यकाल बढ़ाया गया है। जब तक अगला अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक सोनिया गांधी ही पार्टी की
अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालती रहेंगी। आपको बता दें कि आज उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है और पार्टी संविधान के मुताबिक अंतरिम अध्यक्ष का चुनाव 1 साल के अंदर होता है। अंतरिम अध्यक्ष को एक्सटेंशन की तकनीकी जरूरत है, जिसे पूरा कर लिया गया है। कायदे के मुताबिक इस बारे में जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी जाएगी। इस बाबत पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सोनिया गांधी को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले 1 साल पूरा हो रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि पद खाली हो जाता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।